So now we start with the obstructive lung diseases. ऑब्स्ट्रक्टिव नाम से ही जाहिर है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है इन द एयरवे। और नॉर्मली ऑब्स्ट्रक्शन से क्या होता है कि लंग्स के अंदर एयर चली तो जाती है लेकिन एक्सपायर करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ हमारे पास कौन कौन सी होती हैं? एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिक्टेसिस, एस्थमा, या कुछ लोग बोलेंगे एज़मा एंड ब्रोंकियलाइटिस। ठीक है, ये 5 डिजीज़ेज़ होती हैं जो कि ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ेज़ में आती हैं। अब क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ेज़ क्या होती हैं? क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ेज़ वो होती हैं जो कि क्रोनिकली चल रही हों, जिनमें कंप्लीट या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो एयर फ्लो का, और किसी भी एरिया में हो एयरवे के अंदर, मतलब ट्रेकिया से लेकर एल्व्यूलाई तक कहीं पे भी ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से लंग्स की फंक्शनल डिसेबिलिटी हो गई है। लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन या गैसियस एक्सचेंज करवाना। तो क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ वो ग्रुप ऑफ डिजीज़ है जिनके अंदर एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन हो एनीवेयर फ्रॉम ट्रेकिया टिल एल्व्यूलाई, और इसमें क्या हो रहा हो, कंप्लीट या पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो जिसकी वजह से लंग्स का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा हो। क्रोनिक पल्मोनरी डिजीज़ में, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में 2 मेन डिजीज़ आती हैं, एम्फाइसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। यूजुअली ये सेपरेट तौर पर प्रेजेंट नहीं करती, मेनली ओवरलैप कर रही होती हैं, दोनों डिजीज़ की सिम्टम एक साथ आ रही होती हैं, क्योंकि एक कॉज तो ये है कि दोनों स्मोकिंग से रिलेटेड हैं, और स्मोकिंग जो है वो एम्फाइसीमा का भी फैक्टर है और साथ में ब्रोंकाइटिस का भी है, तो ओवरलैप करती हैं ये डिजीज़। लेकिन इन अ सिनेरियो जिसमें हम अलग से अगर डिस्कस कर रहे हैं एम्फाइसीमा को, तो हम देखते हैं एम्फाइसीमा को। एम्फाइसीमा एक क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसके अंदर परमानेंट डायलेशन हो जाती है एयर स्पेसेस की। लेकिन यहाँ बात याद रखनी है कि एयर स्पेसेस कौन सी वाली, जो कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल से नीचे नीचे हों। इसका मतलब क्या है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल से नीचे क्या आती है हमारे पास? रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल आता है, एल्व्यूलर डक्ट्स आती हैं या एल्व्यूलर सैक्स आती हैं, जिनको हम कॉमनली एसएनआई का नाम देते हैं। तो एम्फाइसीमा बेसिकली क्या है कि परमानेंट डायलेशन ऑफ एसएनआई। ठीक है, ठीक है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, डायलेशन हो रही है एसएनआई की, मेनली क्या, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से डिस्टली, जिसको हम कहते हैं एसएनआई। अच्छा, मैं आपको पिक्चर से दिखाऊंगा, आप समझाऊंगा भी। अब एम्फाइसीमा की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, 4 मेन टाइप्स हैं, कुछ जगहों पे 5 हैं। सेंट्री एसएनआर, पैन एसएनआर, पैरासेप्टल, इरेगुलर और मिक्स्ड। ठीक है, मिक्स्ड में सारों की डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो होती हैं वो प्रेजेंट कर रही होती हैं, लेकिन हम इन 4 को डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास है सेंट्री एसएनआर। अब सेंट्री एसएनआर से मुराद ये है, अच्छा, क्लिनिकली सबसे ज़्यादा ये प्रेजेंट करती है, और मॉर्फोलॉजिकली अगर देखेंगे हम लोग, जब हम एग्जामिनेशन करने के बाद हिस्टोपैथोलॉजी करेंगे, तो उसमें सबसे कॉमन जो नज़र आती है वो हमारे पास होती है इरेगुलर एम्फाइसीमा। ठीक है, इरेगुलर एम्फाइसीमा। ठीक है, क्लिनिकली सबसे ज़्यादा सेंट्री एसएनआर और मॉर्फोलॉजिकली इरेगुलर। ओके, सेंट्री एसएनआर, पैन एसएनआर, डिस्टल एसएनआर और इरेगुलर एसएनआर, ये 4 मेन टाइप्स हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल हमारे पास पहले ट्रेकिया है, ब्रोंकस है, ब्रोंकस आगे डिवाइड होता रहता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल बनता है, उससे नीचे वाला पार्ट जिसको हम एसएनआई कहते हैं, उसमें रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्व्यूलर डक्ट और एल्व्यूलर सैक्स आ जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाया गया। अब सबसे पहले हम नॉर्मल को देख लेते हैं। नॉर्मल में क्या है? बिल्कुल सारे के सारे नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्व्यूलर डक्ट्स, एल्व्यूलाई, सारा कुछ नॉर्मल है। लेकिन सेंट्री एसएनआर में क्या होता है कि हमारे पास जो प्रॉक्सिमल पार्ट है एसएनआई का प्रॉक्सिमल पार्ट कौन सा होगा? रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल। रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल के एयर स्पेसेस जो हैं वो डायलेटेड होंगे, जबकि जो बाकी सारा डिस्टल पार्ट होगा वो सारा का सारा स्पेयर्ड है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो सेंट्री एसएनआर के अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं? सेंट्री एसएनआर के अंदर मेनली हम देखते हैं कि डायलेशन होती है प्रॉक्सिमल पार्ट की या सेंट्रल पार्ट की। ठीक है, मतलब क्या है, डिस्टल पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता। ये सबसे कॉमन है, क्लिनिकली देखी गई एम्फाइसीमा की जो टाइप है, और ये सबसे ज़्यादा अपर लोब्स के अंदर होती है। ये एसोसिएशंस भी ज़रूरी याद रखनी है, एमसीक्यूज़ के लिए पूछे जाते हैं। अपर लोब्स में एसोसिएशन इसकी सबसे ज़्यादा है हैवी स्मोकर्स और
कोल वर्कर्स के साथ, ठीक है। कोल वर्कर्स के अंदर एक डिजीज़ होती है न्यूमोकोनियोसिस, हम आगे देखेंगे उसके साथ। और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, जो कि स्मोक कर रहे होते हैं लोग, उनको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस होता है और उसके साथ एसोसिएटेड होती है सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा। अच्छा, अब आते हैं पैन एसिनार के ऊपर। पैन वर्ड का क्या मतलब होता है? पैन इस्लामाइजेशन थ्योरी होती है। पैन का मतलब होता है ओवरऑल, कंप्लीट, ठीक है। पैन एसिनार के अंदर आप लोग देखेंगे, पैन एसिनार यहाँ पे देखिए, इसमें सारे का सारा एसिनाई जो है वो डायलेटेड है, ठीक है। सारी एयर स्पेसेस जो हमारे पास प्रेजेंट है एसिनाई के अंदर, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल वो भी डायलेटेड है, एल्वियुलर डक्ट और एल्वियुलाई सारे के सारे डायलेटेड हैं। इसमें क्या होता है पैन एसिनार के अंदर, ऑल द एयर स्पेसेस आर यूनिफॉर्मली डायलेटेड, और ये जो होते हैं ये ज़्यादातर लोअर लोब्स के अंदर देखे जाते हैं। सेंट्री एसिनार जो थे वो अपर लोब के अंदर देखे गए थे। इनकी एसोसिएशन सबसे ज़्यादा होती है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन के साथ। अब आपको पता है अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन का फंक्शन क्या होता है? अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन का फंक्शन नॉर्मली ये होता है कि ये इलास्टेज जो होते हैं, ये प्रोटीएज जो कि इलास्टिन स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, उनको इनहिबिट कर रहा होता है। अब अगर अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो इलास्टेज को कोई इनहिबिट नहीं करेगा, और इलास्टेज जो होगा वो डिस्ट्रॉय कर देगा इलास्टिक जो कैपेसिटी है लंग्स की। अब आपको पता है ना कि एक्सपायरेशन करने के लिए लंग्स को कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, इलास्टिक रिकॉयल होती है, जिसकी वजह से खुद ब खुद ही लंग्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और एयर जो होती है वो बाहर एक्सपायर हो जाती है। अब अगर ऐसा होगा कि अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी होगी और इलास्टेज जो है वो अपना फंक्शन करेगा, जिसकी वजह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा इलास्टिक स्ट्रक्चर, तो इलास्टिक रिकॉयल नहीं होगी, तो लंग्स इसी तरह, एल्वियोलाई इसी तरह डायलेटेड पड़ी रहेंगी इस तरह, ठीक है। तो यही हमें देखने को मिला है कि सारी की सारे एसिनाई के अंदर क्या हो रहा है, हमारे पास डायलेशन नज़र आ रही है पैन एसिनार के अंदर। ओके, अब पैन एसिनार के बाद हमारे पास है डिस्टल एसिनार। नाम से ही ज़ाहिर है डिस्टल एसिनार की ये डिस्टल पार्ट्स को ज़्यादा अफेक्ट करेगा। तो डायलेशन अफेक्ट्स द डिस्टल एयर स्पेसेस एट द पेरिफ्री, ठीक है। डायमेंशन इसमें एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, जो हमारे पास डिस्टल एसिनार है और इरेगुलर एसिनार, इन दो के अंदर हमें एयर स्पेसेस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेटेड नज़र आती हैं। बहुत ज़्यादा डायलेटेड का मतलब यह है कि ये 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेटेड होती हैं, और जब 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलेटेड स्पेस हो तो उसको हम बुला फॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब बुला और ब्लैब्स में डिफरेंस होता है, वो हम आगे देखेंगे। बुला फॉर्मेशन होता है, और बुला फॉर्मेशन जब ब्लैब्स जब रप्चर कर जाएँ तो क्या होगा कि बाहर की तरफ रप्चर होगा, एल्वियोलाई जो होगा वो बाहर की तरफ जब रप्चर करेगा, सेप्टा वो रप्चर करेगा तो नीमोथोरिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास प्लूरल लेयर होती है लंग्स के बाहर, उसके अंदर प्लूरल स्पेस के अंदर एयर फिल हो जाएगी, ठीक है। ओके, ये ज़्यादातर जो होता है ये सेप्टा के अराउंड और जो लेब्यूल्स होते हैं उनके अराउंड होता है, ठीक है। इसकी एसोसिएशन जो होती है वो फाइब्रोसिस के साथ होती है, स्कारिंग या एटीलेक्टेसिस, कोलैप्स ऑफ लंग, उनके साथ होती है। अल्फ़ा 1 एंटीट्रिप्सिन की होती है पैन एसिनार के साथ, स्मोकर्स और कोल वर्कर न्यूमोकोनियोसिस की होती है सेंट्री एसिनार के अंदर। अब आखिरी हमारे पास है इरेगुलर एसिनार। अब इरेगुलर नाम से ही जाहिर है कि ये एसिनाई को इन्वॉल्व करेगा, डायलेशन होगी एसिनाई के अंदर। एसिनाई मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ जिसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई तीनों चीज़ें आती हैं। अब इरेगुलर के अंदर कोई स्पेसिफिक पार्ट नहीं होगा, डिस्टल नहीं होगा, प्रॉक्सिमल नहीं होगा, इरेगुलरली पूरे के पूरे एसिनाई के अंदर कहीं पे भी डायलेशन हो सकती है, ठीक है। तो इरेगुलर एसिनार जो है, एसिनाई इज़ इरेगुलरली इन्वॉल्व्ड और हिस्टोलॉजिकली मोस्ट कॉमन टाइप है। इसकी एसोसिएशन जो है वो कहीं पुराने ओल्ड स्कार के साथ हो सकती है, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हुआ था, टीबी थी बंदे को, वो हील हो गई, स्कार बन गया, लेकिन अब वहाँ पे क्या हो सकता है, इरेगुलर एसिनाई के अंदर डायलेशन हो सकती है, तो इरेगुलर एम्फाइसीमा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एटियोलॉजी पे आते हैं। मेनली इसकी पैथोजेनेसिस में 4 मेन फैक्टर्स होते हैं। इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स हो सकते हैं, प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज इम्बैलेंस हो सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फेक्शन हो सकता है। एक एक करके देखते हैं। चलिए जी, पैथोजेनेसिस पे आते हैं। यही 4 फैक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। अच्छा देखें, सबसे पहले स्मोकिंग जो है वो सबसे मेन कॉज है, इसका रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। स्मोकिंग या पोल्यूटेंट्स कुछ भी होगा, ठीक है। अब स्मोकिंग या पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्या करेंगे, जो वो हमारे पास जाएंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर, तो वो वहाँ जाके स्पेशली टर्मिनल ब्रोंक्यूल के नीचे जो है हमारे पास एसएनएस पड़े हुए हैं, एसएनआई पड़े हुए हैं, उनके म्यूकोजा को इरिटेट करेंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा। जब इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन होगा तो बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स, मैक्रोफेजेस, टी सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सारे के सारे आ जाएंगे वहाँ पे।
अब क्या होगा, जब इन्फ्लेमेटरी सेल्स आते हैं, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ करते हैं जो कि क्या करते हैं, डैमेज करते हैं टिश्यू को, ठीक है। अब जब टिश्यू डैमेज होगा तो वो जो एसएनआई हैं वो क्या हो जाएंगे, डायलेटेड हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह केमिकल मीडिएटर्स मजीद न्यूट्रोफिल्स को, मजीद इन्फ्लेमेटरी सेल्स को रिक्रूट करेंगे और ये प्रोसेस चलता रहेगा। एट द सेम टाइम न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो प्रोटीएजेस भी रिलीज़ करते हैं। अब ये प्रोटीएजेस जो होते हैं ये क्या करते हैं, अब इस प्रोटीएज तो एक टर्म है ना, एक क्लास है। प्रोटीएज का मतलब है कि कोई भी प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम, जैसे कि इलास्टेज होता है, तो इलास्टेज रिलीज़ करते हैं और वो इलास्टेज क्या करेगा, जाके इलास्टिक जो स्ट्रक्चर है या इलास्टिक पार्ट है हमारे एसएनआई का उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। एट द सेम टाइम इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस जो होते हैं, आपको पता है मैक्रोफेजेस जो होते हैं उनके अंदर क्या हो रहा होता है, लाइजोसोम्स और जो वैक्यूलेटेड जो भी फॉरेन बॉडी आती है उसका एक कॉम्प्लेक्स बनता है और उसकी वजह से वो डिस्ट्रक्शन करते हैं बाय फॉर्मिंग द फ्री रेडिकल्स। अब अगर इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस बहुत ज़्यादा है तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ भी ज़्यादा बनेगी और रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ जो होती हैं वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करवाती हैं और अल्टीमेटली वो भी क्या करेंगी, प्रोटीएज और एंटी प्रोटीएज के दरमियान क्या कर देंगी, इम्बैलेंस क्रिएट कर देंगी, एम्फाइसीमा होगा। ये तो हमने कॉजेज़ डिस्कस किए, जैसे कि स्मोकिंग एक कॉज था, केमिकल मीडिएटर या इन्फेक्शन कह लें दूसरा कॉज हो गया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी कर लिया। अब प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज को समझते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर डेफिशिएंसी होती है अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन एंजाइम की, ठीक है। वो क्या करेंगे, उनके अंदर प्रीडिस्पोजिशन होती है उनकी कि वो ज़्यादा प्रोन है टू हैविंग एम्फाइसीमा। क्यों, मैंने आपको ऊपर समझा दिया कि एंटीट्रिप्सिन का काम होता है कि वो इलास्टेज एंजाइम को इनहिबिट करके रखे। अब जब एंटीट्रिप्सिन नहीं है तो क्या होगा, इलास्टेज अपना काम करेगा। इलास्टेज का काम होता है इलास्टिक जितना स्ट्रक्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर देना। तो इलास्टिक रिकॉइल जो होगी लंग्स की, जो कि कैपेसिटी ऑफ लंग्स टू कॉन्ट्रैक्ट है और एक्सपायर है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो बंदे जो होंगे वो एक्सपायर नहीं कर पाएंगे, उन्हें एक्सपायरेशन में मसला होगा, तो वो लीड करेगा एम्फाइसीमा को। यही पैथोजेनेसिस यहाँ पे लिखी हुई है, पैथोजेनेसिस ऑफ एम्फाइसीमा, इनहेल्ड एनवायरमेंटल टॉक्सिन, सिगरेट स्मोक वगैरह, इंड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, रिलीजेज इलास्टेजेस, ऑक्सीडेंट्स एंड साइटोकाइंस, वही इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स। ये सारे के सारे अल्टीमेटली क्या करते हैं, एल्व्यूलर वॉल को डैमेज कर देते हैं। एक और तरह से लिखा हुआ है स्मोकिंग और एयर पोल्यूटेंट्स और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, ठीक है, मतलब वो लोग जिनके अंदर कंजेनिटली एंफाइन एंटीट्रिप्सिन की डेफिशिएंसी है, ये क्या करेंगे, प्रोटीएज एंटी प्रोटीएज इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो होंगे वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज़ करेंगे, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस की वजह से आ रहा है, ठीक है। और ये अल्टीमेटली एल्व्यूलर वॉल की डिस्ट्रक्शन कर देंगे विच विल लीड टू एम्फाइसीमा। अब आते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी पे। अब आपको पता है कि जब हमारे पास क्या होगा, लंग्स के अंदर से इलास्टिक रिकॉइल ख़त्म हो गई है तो लंग्स के अंदर हवा भरी जाएगी, ठीक है, लेकिन वो हवा बाहर नहीं निकाल पा रहे, तो लंग्स जो होंगे वो लार्ज होंगे, ठीक है, वॉल्यूमिनस होंगे और वो इतने ज़्यादा लार्ज होंगे कि लेफ्ट साइड पे लंग्स होगा वो हार्ट को ओवरलैप कर लेगा, ठीक है। मैं आपको बताया ना, नॉर्मली वो लिंगुला प्रेजेंट होता है, वो कार्डिक नॉच होती है, लेकिन अब क्या होगा, लंग्स इतना डायलेटेड होगा कि वो पूरे हार्ट को कवर कर लेगा। दूसरी चीज़, क्योंकि एल्व्यूलर स्ट्रक्चर, एल्व्यूलर पैरेन्काइमा सारा कुछ डैमेज हो रहा है तो कैपिलरी बेड का एरिया भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से लंग्स जो होंगे वो पेल नज़र आएंगे। यूजुअली अपर 2/3 जो होते हैं वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन आपको मैंने पहले बताया कि जैसे कि पैन एसएनआर के अंदर लोअर लोब्स भी इन्वॉल्व होते हैं। बुल्ला फॉर्मेशन इरेगुलर डिस्टल एसएनआर के साथ होती है, ये भी मैंने आपको बता दिया। माइक्रोस्कोपी पैन, अब जब एक एल्वेलाई था सपोज करेंगे, ठीक है, उसके आसपास सेप्टा था, अब ये डायलेट हो जाएगा तो वो नीचे वाला सेप्टा जो है वो भी स्ट्रेच कर जाएगा और वो थिन हो जाएगा। तो लार्ज एल्वेलाई होंगे जो कि सेपरेट हुए होंगे आपस में बाय थिन सेप्टा। अब एल्व्यूलर वॉल की भी डिस्ट्रक्शन होगी, ठीक है। अब एल्व्यूलर वॉल में मैंने आपको बताया था सारे स्ट्रक्चर्स, एंडोथीलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसके ऊपर इंटरस्टिशियम, फिर उसके अंदर एपिथीलियम ऑफ एसएनआई एंड देन सरफेक्टेंट। तो ऑब्वियसली अब क्या होगा, अटैचमेंट जो उनकी आपस में है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय होती जाएगी जैसे जैसे एल्व्यूलाई इनलार्ज होते जाएंगे, ठीक है। पोर्स ऑफ कॉन आर इनलार्ज। अब ये पोर्स ऑफ कॉन क्या बोला होते हैं, दो एसएनआई के दरमियान जो लिंक होता है एडजेसेंट एसएनआई के दरमियान, ठीक है, उसको हम कहते हैं पोर ऑफ कॉन, ठीक है। इसी तरह एक एक एल्व्यूलाई, मैं एसएनआई यूज़ कर रहा हूँ, एल्व्यूलाई और एक ब्रोंक्यूल के दरमियान जो लिंक होता है उसको हम कहते हैं चैनल ऑफ लैम्बर्ट, ठीक है। और एक
ब्रोंक्योल और दूसरे ब्रोंक्योल के दरमियान जो कनेक्शन होता है उसको हम कहते हैं चैनल ऑफ मार्टिन। चैनल ऑफ मार्टिन हो गया दो ब्रोंक्योल्स के दरमियान, ब्रोंक्योल और एल्व्यूलाई के दरमियान जो होगा उसको हम चैनल ऑफ लैम्बर्ट कहेंगे, और दो एडजेसेंट एल्व्यूलाई के दरमियान जो होगा उसको हम कहेंगे पोर्स ऑफ कोन। अब आते हैं क्लिनिकल सिनेरियो के ऊपर। पेशेंट जो होते हैं वो पिंक पफर्स होते हैं। पिंक पफर्स का क्या मतलब होता है? आप अगर एम्फाइसीम में पेशेंट को देखेंगे तो उसकी जब स्पेक्ट्रोमीट्री करेंगे, स्पायरोमीट्री, तो नॉर्मल नज़र आएंगे उसकी वैल्यूज़, वो ना साइनोटिक होंगे इतने ज़्यादा। तो उसकी रीज़न ये होती है कि बेसिकली वो बहुत हाइपर वेंटिलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उनका वो हीमोग्लोबिन लेवल वगैरह सारा कुछ नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसको हम पिंक पफर्स कहते हैं। डिज़नी सांस लेने में मसला होता है, और ये स्टार्ट स्लोली होता है लेकिन बाद में ये इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। डिज़नी की कंप्लेन। कफ़ बहुत कम होती है इन पेशेंट के अंदर। कफ़ और स्पूटम जो है ना वो बहुत वेरिएबल फैक्टर्स हैं। वो डिपेंड करते हैं कि साथ में क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या नहीं। अगर है तो फिर उसकी वजह से लाजमी सी बात है लंग्स जो होंगे वो प्रोन टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन होंगे, और उसकी वजह से वो सारी सिम्टम्स भी आ सकती हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ एम्फाइसीमा की बात करें तो इसमें कफ जो होती है वो स्लाइट होती है। लंग्स डिस्टेंडेड होते हैं, ऑब्वियसली इनलार्ज्ड हुए हैं, और डिफ्यूजन कैपेसिटी कम है। वेट लॉस बहुत कॉमन है स्वेयर केसेस के अंदर। तो वेट लॉस और पिंक पफर, डिज़नी की कंप्लेन है, ये तीनों क्लिनिकल सिनेरियो लेके जा रहे हैं एम्फाइसीमा की तरफ। अब जब हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो क्या साइंस नज़र आएंगे? बैरल शेप चेस्ट नज़र आएगी उस पेशेंट की, ठीक है। डिज़निया बहुत प्रोलॉन्ग्ड होगा, डिज़निया होगा और प्रोलॉन्ग्ड एक्सपायरेशन होगी, सांस बाहर निकालने में बहुत मसला होगा। पेशेंट जो होगा ना वो आगे की तरफ झुक के, जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है आपको, वो झुक के सांस लेगा और अपने जो लिप्स होंगे उनको इस तरह बनाएगा जैसे हम दौड़ के हैं तो उसके बाद हम सांस ले रहे होते हैं, तो उनको हम पर्स लिप्स कहते हैं, उसके थ्रू सांस ले रहा होगा। और स्पायरोमीट्री हमें करनी पड़ेगी डायग्नोसिस करने के लिए, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? अब देखिए, लंग का जब पैरेन्काइमा ख़राब होगा तो ऑब्वियसली जो उसके साथ कैपिलरीज हैं उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ेगा, तो वेस्कुलर डिजीज़ भी साथ साथ डेवलप हो जाएगी, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगी। अब जब पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगी तो वो लाजमी सी बात है पल्मोनरी आर्टरी को डिस्टर्ब करेगी, और वो कहाँ से कनेक्टेड है? पीछे राइट साइड ऑफ द हार्ट पे। आप ऐसे ही होता है ना कि ये सपोजिंगली हार्ट है, हार्ट का जो राइट चैम्बर है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के साथ कनेक्टेड होता है। अब लंग्स के अंदर अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा? ये सारा का सारा पूल अप होना शुरू हो जाएगा ब्लड पीछे राइट साइड ऑफ द हार्ट में, तो उसकी वजह से हमारे पास राइट साइड ऑफ द हार्ट पहले होगा, जिसे हम कोर पल्मोनल कहते हैं। और फिर ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ से वापस ब्लड जा रहा होता है इनटू द लेफ्ट चैम्बर, लेफ्ट एट्रियम में, तो अब क्या होगा? जब ये इन्वॉल्व हो जाएगा तो कंप्लीट हार्ट फेलियर, ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होगा, ठीक है। नीमोथोरक्स हो सकता है, जैसे कि हमारे पास इरेगुलर और डिस्टल सेंट्रल एसिना डिस्टल एम्फाइसीमा थी, मैंने आपको ऊपर बताया। इरेगुलर और डिस्टल एसिनर एम्फाइसीमा, इनके अंदर क्या होता है? बुला फॉर्मेशन होती है, और वो रप्चर होकर नीमोथोरक्स करवा सकती हैं, ठीक है। कॉज ऑफ डेथ इन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है? रिस्पायरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। ऑब्वियसली बात है, जब पेशेंट जो है वो बाहर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं कर पा रहा एक्सपायर, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी और वो एसिडोसिस करवाएगी, और अल्टीमेटली वो कोमा की तरफ ले जाएगी। राइट साइड हार्ट फेलियर की वजह से पेशेंट्स जो होते हैं वो डेड होते हैं। मैसिव कोलैप्स ऑफ द लंग्स, और ऑब्वियसली जब नीमोथोरक्स होगा तो अब प्लूरल स्पेस के अंदर हवा इतनी ज़्यादा आ रही है कि लंग्स जो हैं वो पूरी तरह नहीं हो पा रहे इन्फ्लेट, तो ऑक्सीजनेशन भी नहीं हो पा रही, और लंग्स जो होंगे वो अल्टीमेटली कोलैप्स होते जाएंगे, ठीक है। एम्फाइसीमा की कुछ और टाइप्स भी होती हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है। कंपनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन, अब ये कब होता है? जब लंग्स के अंदर एक पार्ट को रिमूव कर दिया जाए तो दूसरे पार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो वो इन्फ्लेट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कंपनसेटरी हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। दूसरा है बुलस फॉर्मेशन। अब ये कैसे होता है कि अगर रप्चर हो जाए दो साथ साथ पड़ी हुई एल्विलाई का, तो एयर फिल्ड सिस्ट बनेगी या बुला बनेगी, जैसे कि हमने ऊपर देखा डिस्टल और इरेगुलर एसिनाई के अंदर, ठीक है। अब वो रप्चर कर सकते हैं और नीमोथोरक्स हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ब्लेब्स का डिफरेंस बता देता हूँ। बुला जो होते हैं वो होते हैं कि जो हमारे पास एसिनाई होता है, मतलब रिस्पायरेटरी एल्विलर डक्ट, एल्विलर सैक, वहाँ पे कहीं पे भी बहुत बड़ी डायलेशन हो जाए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा। ब्लैब्स होते हैं कि जब एल्व्यूलाई जो है उसकी जो वो डायलेशन हुई हुई है वो डायरेक्टली सब प्लूरल इंटरस्टिशियल स्पेस में चली जाए, ठीक है, उसको हम ब्लैब्स कहते हैं।
बाहर की तरफ हमारे पास क्या होती है, प्लूरल स्पेस होती है। तो एल्व्यूलाई अगर प्लूरल स्पेस की तरफ जा रहे हैं तो वो ब्लैब्स बना रहे हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा होता है जब हमारे पास एयर जो है वो लंग से निकल के मीडियस्टिनम या सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर चला जाए, तो इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर मेनली चला जाए, तो उसको हम इंटरस्टिशियल एम्फाइसीमा कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन क्या होती है, सपोज करें कि कोई फॉरेन बॉडी लॉज हो गई, ठीक है, और ये आके यहाँ पे फंस गई, और नीचे वाला एरिया जो होगा ऑब्वियसली वो अब क्या हो जाएगा, हाइपर इन्फ्लेट होगा, क्योंकि बाहर की तरफ एक्सपायर नहीं कर पा रहा, तो इसको हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव ओवर इन्फ्लेशन। इसी तरह इन्फेंटाइल लोबार एम्फाइसीमा होता है, इसमें ये होता है कि हमारे पास जो कार्टिलेजेस होते हैं उनका हाइपोप्लेजिया होता है, वो डेवलप नहीं होते, ठीक है। अब कार्टिलेजेस डेवलप नहीं होंगे, कार्टिलेज का काम क्या होता है, ट्रेकिया को ओपन रखना, ठीक है, यही होता है ना, कार्टिलेजेस ब्रोंकस और ट्रेकिया को ओपन रखना। अब अगर इनको ओपन नहीं रख पाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, फ़ौरन इनहेल करने के बाद ये कोलैप्स कर जाएंगे, ठीक है। जब ये कोलैप्स कर पाएंगे तो एयर जो होगी वो नीचे इंट्रैप हो जाएगी, वो बाहर नहीं निकल पाएगी, तो इसको हम कहते हैं इन्फेंटाइल लोबार एम्फाइसीमा, और ये डेथ कॉज कर सकता है। होपफुली आपको समझ आई होगी।